हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने क्लासिकल एवोल्यूशन पढ़ा था, जिसको अगर हम बहुत बेसिक तरीके से अगर रिवाइज़ करें तो उसमें ये बोला गया था कि दैट ऑल मैन थिंक्स अलाइक, एवरी मैन थिंक्स अलाइक। और उसका एक टेनेट ये भी था कि दैट मैन इज़ इन्वेंटिव, कि इंसान को हर जगह नई नई चीज़ें खोजना आता है। मैन इज़ क्रिएटिव एंड इन्वेंटिव, तभी तो अलग अलग जगहों पर, दुनिया की अलग अलग जगहों पर सिविलाइजेशन तक लोग पहुँचे हैं, ठीक है, या फिर सोसाइटी कल्चर्स मूव कर रहे हैं, सैवेजरी टू बारबरिज्म टू कल्चर, ठीक है। बट उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कल्चर एवोल्यूशन का, क्लासिकल एवोल्यूशन का ये था कि उन्होंने, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी समझाया था कि डिफ्यूजन नहीं कंसिडर किया बिल्कुल भी। उन्होंने कहा हर सोसाइटी अपने आप में इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो रही है, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इजिप्ट है, ठीक है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना है। अब ऐसा नहीं है कि जो कल्चर ट्रेट इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं या जो कल्चर ट्रेट चाइना में एग्जिस्ट करते हैं वो सिर्फ चाइना तक ही सीमित रहेंगे। ऑब्वियसली हमेशा से सालों से, मतलब एंशियंट टाइम से लोगों का आना जाना, रिलीजियस लीडर्स का आना जाना, पैटर्न्स का आना जाना, किंग्स क्वींस का आना जाना लगा रहा है हर जगह से, ठीक है। दुनिया के दूर दराज जगहों पर भी लोग आते जाते रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो जब लोगों का आना जाना लगा रहा है तो इसका मतलब है कि लोग अपनी कुछ बिहेवियरल चीज़ें, सोशल चीज़ें, मटेरियल चीज़ें या फिर नॉन मटेरियल चीज़ें यहाँ से वहाँ भी लेकर जाएंगे और वहाँ से यहाँ भी लेकर जाएंगे। तो कोई भी सोसाइटी ना अपने आप में ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली, एकदम कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली इवॉल्व नहीं होती है। वो कुछ कुछ कल्चरल ट्रेट्स दूसरी सोसाइटी से बोरो भी करती है, ठीक है। समझ में आ गया ये मैंने क्या बोला है तुम्हें? डिफ्यूजन का बहुत छोटा सा मैंने क्रक्स दिया है कि डिफ्यूजन हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में किस फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में क्या? हाँ कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो देखो कल्चर ट्रेट मैं तुम्हें एक बार अभी आज बता देती हूँ। मैंने कल्चर ट्रेट पहले नहीं वर्ड डिस्क्राइब किया। कल्चर ट्रेट वो एंटिटी होती है जो स्मॉलेस्ट एंटिटी है। जैसे कि फ़िज़िक्स में तुमने कभी पढ़ा होगा, तुम्हारा भी साइंस बैकग्राउंड रहा है तो फिज़िक्स में तुमने पढ़ा होगा एटम, ठीक है। एटम जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स सब जोड़ के एक मैटर बनता है, ठीक है। बट एटम जो है वो अनडिवाइडेबल है, ठीक है। एटम अनडिवाइडेबल है, हम ऐसा कहते हैं अपनी कन्वेंशनल फिज़िक्स में, ठीक है। तो उसी तरह से कल्चर ट्रेट इज़ लाइक एटम। कल्चर ट्रेट एक वो स्मॉलेस्ट एंटिटी है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हर कल्चर में जो भी ऐसी ऐसी स्मॉल 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 एंटिटीज़ हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं या नॉन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उनको आप कल्चर ट्रेट बोलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल देकर बताऊँ तो देखो, मैरिज अगर है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन हम अगर कंसिडर करें तो मैरिज को आप बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक कर सकते हो। फेरे में ब्रेक कर सकते हो, फेरे होते हैं मैरिज में रिचुअल्स होते हैं बहुत सारे, राइट्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। और फिर इसमें कुछ मटेरियल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि मंगलसूत्र हो गया, ठीक है। मंगलसूत्र हो गया या फिर मांग टीका हो गया, ठीक है। बट देखो, आप मैरिज को तो डिवाइड कर सकते हो, फेरों को भी कहीं ना कहीं डिवाइड कर सकते हो कि भाई फेरों में ये चीज़ें होती हैं। बट मंगलसूत्र इज़ वन सच एंटिटी विच इज़ कम्प्लीट इन इट सेल्फ, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी है जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। या फिर मांग टीका हो गया, उस दैट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटिटी जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसे
ऐसी सबसे छोटी एंटिटीज़ कल्चर के अंदर जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, जो वो कल्चर ट्रेट्स कहलाती हैं। कल्चर ट्रेट का मतलब समझ में आ गया आपको? कल्चर ट्रेट क्या है? कल्चर ट्रेट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके कल्चर ट्रेट की बहुत जगह आपको डेफिनेशन लिखनी भी पड़ेगी। तो कल्चर ट्रेट आप समझ लो कि क्या है। दिस इज़ नथिंग, बस ये है हर कल्चर में जो भी स्मॉलेस्ट एंटिटीज़ होती हैं दैट आर अनडिवाइडेबल, स्मॉलेस्ट कल्चरल एंटिटीज़ दैट आर अनडिवाइडेबल, बी इट मटीरियलिस्टिक और नॉन मटीरियलिस्टिक, दे आर कल्चर ट्रेट। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। ओके, तो हम अब आज का हमारा डिस्कशन है पूरा डिफ्यूजन पर। ठीक है, अब डिफ्यूजन तो कल्चर एवोल्यूशनिस्ट को क्रिटिसाइज़ करके, कल्चर एवोल्यूशनिस्ट को क्रिटिसाइज़ करके डिफ्यूजनिस्ट की थ्योरी आई। ठीक है, अब ये जो डिफ्यूजनिस्ट वाले थिंकर्स हैं, ये जो भी थिंकर्स हैं, मैं बताऊंगी इनके नाम सारे, ये जो भी थिंकर्स हैं, ये अपनी जो भी थ्योरी लेकर आते हैं सो एंड सो कि भाई हम ये चीज़ें लिख रहे हैं कल्चर के एवोल्यूशन में, वो कल्चर एवोल्यूशन को क्रिटिसाइज़ करके ही लिखते हैं। वो ये बोलते हैं कि कल्चर एवोल्यूशन में सबसे बड़ी कमी ये है that culture evolution is not taking into account the diffusion of cultural traits। ठीक है, और डिफ्यूजन को अगर तुम डिफाइन करो, व्हाट इज़ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज़ कि ए प्रोसेस वेयर कल्चर ट्रेट्स स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, culture traits spread from one place to another in society, whether directly or indirectly। ठीक है, ये तो हुआ डिफ्यूजन, जब कल्चर ट्रेट्स स्प्रेड हो रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जैसे कि मन लगा लो कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ से हमने वेस्टर्न पहनावा हम डिफ्यूज़ हुआ है, कह सकते हैं ना कि पैंट्स पहले हम लोग नहीं पहनते थे, जीन्स हम लोग नहीं पहनते थे, हम शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहनते थे, बट दीज कल्चर ट्रेट्स हैव डिफ्यूज्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कह सकते हैं, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, तो ये होता है डिफ्यूजन, वेयर कल्चर ट्रेट्स आर स्प्रेडिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अब इसमें ये स्प्रेड आप ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन में कि हाउ आर दे स्प्रेडिंग। ये तो हो गया कि भाई ये स्प्रेड हो रहे हैं, हाउ का मतलब है कि व्हेन पीपल आर माइग्रेटिंग, जब लोगों का इधर उधर से आना जाना होगा टूरिज़्म पर्पज़ के लिए या फॉर XYZ पर्पज़ के लिए या फिर ट्रेड पर्पज़ से लोग इधर से ख़रीद बेच कर रहे हैं, हम अपना सामान उधर बेच रहे हैं, वहाँ का सामान यहाँ पे ख़रीद के लेकर आ रहे हैं, ख़रीद फ़रोख्त जहाँ भी हो रही है वहाँ पे ट्रेडिंग एक मेथड है। या फिर कॉलोनाइजेशन। ब्रिटिशर्स वर द मेजर कैरियर्स ऑफ कल्चर ट्रेड्स। इंडिया में ये अगर चाय भी अगर आई है, इंडिया में पहले चाय नहीं हुआ करती थी, अगर चाय भी अगर इंडिया में आई है तो वो ब्रिटिशर्स की देन है। पोटैटो पोर्चुगीज़ की देन है। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स अपने आप में कितने सारे हमारे यहाँ पे कल्चर ट्रेट्स लेकर आए। कॉलोनाइजेशन वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैरियर्स ऑफ कल्चर ट्रेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो बेसिकली डिफ्यूजन का मतलब यही होता है वेयर कल्चर ट्रेट्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनरली यूज़फुल ट्रेट्स ही मूव करते हैं यहाँ से वहाँ, क्योंकि यार अगर मेरे को किसी चीज़ का यूज़ है, मैंने यहाँ पे देखा कि ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी मिल रही है और इसकी कुछ ऐसी यूटिलिटी है, ये लाइफ बहुत ईजी बना देती है, तो मैं ये सोचूंगी ना कि यार इस चीज़ को मैं, इस टेक्नोलॉजी को या इस चीज़ को मैं अपनी कंट्री में लेकर जाऊँ, मैं अपनी जगह पे लेकर जाऊँ, अपने घर में लेकर जाऊँ। तो जनरली यूज़फुल एंड मीनिंगफुल ट्रेट्स आर द वंस दैट गेट ट्रांसमिटेड। और यूज़फुल भी कौन से, या तो वो इकोनॉमिकली यूज़फुल है या सोशली यूज़फुल है। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जब कल्चर ट्रेट्स यहाँ से यहाँ बोरो होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, नहीं, कहीं ना कहीं उस प्रोसेस ऑफ बोरोइंग में ये या तो फिर ऑल्टर हो जाते हैं या फिर हम कहते हैं कि एसिमिलेट हो जाते हैं।
ऑल्टर हो जाते हैं मतलब कुछ चेंजेस आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूँ तो चाइना में जो नूडल्स बनते हैं ना, चाइनीज़ नूडल्स इंडिया में तो आ गए, बट इंडिया में हमें वो प्रॉपर देसी टाइप के नूडल्स मिलते हैं, चाइनीज़ नूडल्स नहीं मिलते हमें। चाइनीज़ नूडल्स इज़ अ वेरी हेल्दी फॉर्म ऑफ नूडल्स। यहाँ पे ये लोग बड़े हेल्दी तरीके से नूडल्स बनाते हैं, जहाँ पे मैदा नहीं यूज़ होता, बॉइल्ड एकदम नूडल्स को बॉईल करके सूपी फॉर्म में नूडल्स बनाते हैं, बहुत ही हेल्दी तरीका होता है। बट इंडिया में हम अपने जो देसी चाउमीन जो खाते हैं भाई, वो एकदम ही मतलब अनहेल्दी है। सबसे पहले तो मैदा से बनी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं। इधर तो कोई ख़ास मसाले भी नहीं यूज़ होते हैं, ब्लैंड होता है एकदम। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि भाई किस तरह से चाइनीज़ नूडल हमने कॉपी तो कर लिया, बट इट्स नॉट कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी खुद की लोकल टच दे दिया उसमें, और लोकल ऑल्टरेशन दे दिया, लोकल नीड्स के हिसाब से, लोकल लाइफस्टाइल हैबिट्स के हिसाब से हमने डिफ्यूजन कर दिया। ठीक है, अब डिफ्यूजन जनरली, ऑल्दो इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, बट जनरली डिफ्यूजन जो है वो मोर डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड या अनडेवलप्ड एरियाज़ में होता है। कभी तुम ये नहीं देखोगे कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कुछ ट्रेड डिफ्यूज़ हो रहा है, नहीं, बल्कि उल्टा, तुम उल्टा देखोगे कि अर्बन से रूरल में डिफ्यूज़ हो रहा है। अर्बन का जो पहनावा है वो रूरल लोग कॉपी कर लेते हैं, पर रूरल का जो पहनावा है तुम ये नहीं नोटिस करोगे कि अर्बन लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अर्बन लाइफस्टाइल रूरल लोग ज़रूर कॉपी कर लेते हैं, बट रूरल लाइफस्टाइल जनरली अर्बन लोग कॉपी नहीं करते हैं। तो इसीलिए दिस हैपन्स वेयर फ्रॉम मोर डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड एरियाज़। ठीक है, और ये मैंने तुम्हें बता ही दिया कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिफ्यूजन इज़ माइग्रेशन, या फिर कहीं पर अगर कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं तो भी डिफ्यूजन होता है कि भाई हमारे पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास भी, जैसे सबसे इसका कंपटीशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है न्यूक्लियर। हमने रशिया से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कॉपी करी ताकि हम अच्छे से अपनी पावर मैन्युफैक्चर कर पाएँ, इलेक्ट्रिसिटी हमें चीप पड़े, या फिर और ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, इंटेंसिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो ये हैं तरीके किस तरह से डिफ्यूजन होता है। ट्रेड पिलग्रिमेजेस, लोग मक्का मदीना जाते हैं इंडिया से, या फिर किसी और पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, तो वहाँ से भी लोग ट्रेड्स बोरो करके आते हैं। ठीक है, और डिफ्यूजन का सबसे बड़ा जो टेनेट है वो एक ये भी है कि जिस तरह से कल्चरल एवोल्यूशनिस्ट ये बोलते हैं कि ह्यूमंस आर इन्वेंटर्स, वो ये कहता है कि ह्यूमंस आर इन्वेंटर्स, बट डिफ्यूजनिस्ट पीपल ये कहते हैं कि ह्यूमंस आर मोर इमिटेटर्स दैन इन्वेंटर्स। इमिटेटर मतलब कॉपी करना, दे कॉपी ईच अदर मोर दैन दे इन्वेंट ईच अदर। ठीक है, और डिफ्यूजनिस्ट ये कहते हैं कि भाई अब देखो, कहीं पर अगर कोई कल्चर ट्रेट यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो कल्चर ट्रेट कहीं तो इवॉल्व हुआ होगा ना, कहीं तो वो बना होगा, कहीं पर तो उसका ओरिजिन पॉइंट होगा, कहीं पर तो वो इन्वेंट हुआ होगा, इवॉल्व हुआ होगा। तो डिफ्यूजनिस्ट जनरली ये कहते हैं कि जो कल्चर का एवोल्यूशन है या फिर कल्चर का इन्वेंशन है, ये सिर्फ कुछ ही चुनिंदा जगहों पे दुनिया में, कुछ ही बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव चुनिंदा जगहों पे होता है। बहुत ही चुनिंदा जगहों पे कल्चर फॉर्म होगा, इवॉल्व होगा, और वहाँ से हर जगह स्प्रेड होगा। ये बेसिकली इनका कहने का मतलब है। ये समझ में आ गया कि ये मैंने क्या बोला है? आ गया। ठीक है, अब देखो, इसीलिए ये बोलते हैं कि एवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन गो हैंड इन हैंड, कि एवोल्यूशन तो हो रहा है बट कहीं कहीं हो रहा है, और डिफ्यूजन हर जगह हो रहा है। डिफ्यूजन गो हैंड इन हैंड। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता कैसे है, ये मैंने तुम्हें कुछ बता दिया है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब है कि भाई डायरेक्ट मैं ही चले जाऊँ, कुछ सामान लेकर आ जाऊँ। इनडायरेक्ट का मतलब है कि
कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ इनडायरेक्टली चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। या फिर अब ये टर्म्स इम्पोर्टेंट है, एनकल्चरेशन एंड एकल्चरेशन। अब एनकल्चरेशन का मतलब होता है कि तुम हो, तुमने अपना कल्चर कहाँ से सीखा है? तुमने अपना कल्चर सीखा अपने पेरेंट्स से, ठीक है। दैट इज़ एनकल्चरेशन। एनकल्चरेशन मतलब कि आपने ट्रेनिंग लिया है, ठीक है। आपने अपने आपको एजुकेट किया गया है इस कल्चर पे। तो ये जो डिफ्यूजन है वेयर इसको हम वर्टिकल डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, विच इज़ हैपनिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दिस इज़ थ्रू एनकल्चरेशन, ठीक है। अब ए कल्चरेशन क्या होता है? ए कल्चरेशन होता है आप हो, ठीक है, और आपका एक फ्रेंड है, आप इंडियन हो, आपका एक फ्रेंड है जो जापानीज़ है, ठीक है। अब ये जो आपका जापानीज़ फ्रेंड है, ये आपको कुछ चीज़ सिखा दे कि भाई हमारे कल्चर में तो इस तरह से चाय पीते हैं, इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, या फिर इस तरह से कपड़े पहनते हैं, या फिर जो भी है। तो ये कहलाया जाएगा ए कल्चरेशन। ए कल्चरेशन समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस में या फिर एग्ज़ाम में एग्जाम्पल लिखना हो तो डिफ्यूजन के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बुद्धिज़्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, बोध गया में, और स्प्रेड हुआ है पूरे एशिया में, पूरे एशिया में स्प्रेड हुआ है, ठीक है। उसी तरह से यूएस और अदर डेवलप्ड कंट्रीज़, इन्होंने अपना कल्चर एशिया में स्प्रेड किया है, वेस्ट टू ईस्ट, जो मैं बता रही थी कि भाई पहनावा, लाइफस्टाइल, सब कुछ, टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी सब कुछ स्प्रेड हुआ है। और योगा भी, इनफैक्ट हमारा योगा वहाँ पे स्प्रेड हुआ है। इंडियनाइज्ड चाइनीज़ फूड, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक है। अब जो स्कूल ऑफ डिफ्यूजन है, ये देख लो एक बार। स्कूल ऑफ डिफ्यूजन है, जिस तरह से हमने क्लासिकल एवोल्यूशन में 3 थिंकर्स पढ़े थे, 2 जिसमें से कि ब्रिटिश थे, टाइलर एंड फ्रेज़र वर ब्रिटिश, और अमेरिकन था मॉर्गन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे डिफ्यूजन का जो स्कूल है ना, वो 3 भाग में डिवाइडेड है। इसमें बहुत सारे थिंकर्स हैं। कुछ थिंकर्स ब्रिटिश हैं, कुछ हैं ऑस्ट्रो जर्मन। इनको ऑस्ट्रो जर्मन बोलते हैं क्योंकि जिस टाइम पे ये स्टडीज़ की गई थी, उस टाइम पे ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों एक देश हुआ करते थे। आज अलग है, बट उस टाइम पे एक हुआ करते थे, इसीलिए इनको सेम क्रेडिट दिया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ये ऑस्ट्रो जर्मन थिंकर्स हैं, ठीक है। और तीसरा है अमेरिकन थिंकर्स, ठीक है। अब ब्रिटिश थिंकर्स में यहाँ पे ये 4 हैं, ये 3 है, सॉरी, स्मिथ, पेरी और रिवर्स। स्मिथ, पेरी और रिवर्स, ठीक है। ये 3 थिंकर्स हैं, ये 3 एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जो ब्रिटिशर्स हैं डिफ्यूजन के स्कूल में। फिर जर्मन स्कूल में है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, रैटजिल, फ्रॉबिनियस। ये दोनों गुरु शिष्य हैं, ये गुरु है, ये शिष्य है। फिर ग्रैबनर और श्मिट, ये दोनों गुरु शिष्य हैं, ये गुरु है, ये शिष्य है। उसी तरह से अमेरिकन में बोअस, विज़लर एंड क्रोवर है, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों स्कूल्स में फ़र्क तुम्हें बता दूं, थोड़ा सा अगर हम जिस्ट बात करें, तो वो ये है। देखो, ब्रिटिश स्कूल जो है, ब्रिटिश स्कूल, ब्रिटिशर्स उस टाइम पे अपनी कॉलोनीज़ बनाया करते थे। दे वर वेरी एरोगेंट टाइप ऑफ सोसाइटी और एरोगेंट कंट्री। दे हैड वेरी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओरिजिनेट होते हैं ना, वो उनके अंदर भी थोड़ा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो ब्रिटिश जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो पैन इजिप्शियन स्कूल कहलाया जाता है। पैन इजिप्शियन क्यों? वो ये कहता है कि भाई सिर्फ इजिप्ट ही करता धरता है पूरी दुनिया का। वो ये कहता है कि कल्चर जो इवॉल्व हुआ है, बना है, वो सिर्फ और सिर्फ इजिप्ट में इवॉल्व हुआ है।
बाकी हर जगह तो ये बस स्प्रेड हुआ है, ठीक है, कहीं बना नहीं है, इवॉल्व नहीं हुआ, बस इजिप्ट में इवॉल्व हुआ है, इजिप्ट में बना है, बाकी हर जगह पे ये स्प्रेड हुआ है। समझ में आ गया ये पैन इजिप्शियन का मतलब क्या है? ठीक है, तो ये आप डायग्राम बना सकते हो एग्ज़ाम्स में। ये एक डायग्राम बनाओ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, यहाँ पे इजिप्ट लोकेटेड है, इजिप्ट से हर जगह इस तरह से डिफ्यूजन हो रहा है। ये डिफ्यूजन का डायग्राम है, इस तरह से एरोज़ कि भाई यहाँ से ट्रेड्स इस तरह पास हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं पैन इजिप्शियन स्कूल, ठीक है, या इसको हीलियोसेंट्रिज्म भी बोलते हैं, हीलियोसेंट्रिक स्कूल भी बोलते हैं, ठीक है। और हीलियोसेंट्रिक स्कूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे सन देखा है तुमने, सन ऐसा होता है, और सन के पीछे ना कभी तुम इमेज देखोगे तो ये मेन येलो कलर का सन है और इसके पीछे इस तरह से रोशनी होती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हीलियोसेंट्रिक टाइप का ही इसको सिंबलाइज इसीलिए इन्होंने हीलियोसेंट्रिक करा है, सन की तरह इन्होंने इजिप्ट को सन माना है और बाकी पूरी दुनिया को बोला है कि भाई इन्होंने रोशनी ली है इस इजिप्ट से, सन से, ठीक है। इसीलिए इसको हीलियोसेंट्रिक, पैन इजिप्शियन या फिर एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट भी बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये एक्सट्रीम डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं कि भाई यहीं पे एक ही जगह पे कल्चर इवॉल्व हुआ है और हर जगह फिर बाकी स्प्रेड हो गया भाई, और कहीं तो कल्चर इवॉल्व हुआ ही नहीं है। समझ में आ गया? ये क्या है? ब्रिटिश का क्रक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि जर्मन स्कूल क्या बोलता है। जर्मन स्कूल इससे थोड़ा सा इवॉल्व हो गया। जर्मन स्कूल ये बोलता है कि ब्रिटिश बोल रहा था कि सिर्फ एक जगह पे कल्चर इवॉल्व हुआ है, जर्मन स्कूल बोलता है कुछ कुछ जगहों पे कल्चर इवॉल्व हुआ है, कुछ 4-5 जगहों पे, चुनिंदा जगहों पे कल्चर इवॉल्व हुआ है इस पूरे धरती पर, और वहाँ से कल्चर हर जगह स्प्रेड हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे ब्रॉड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया? इसीलिए इसको बोल रहे हैं कल्चर सर्कल, क्योंकि ये सर्कल्स बनाते हैं हर जगह, ठीक है। और इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले आज डिस्कस करते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन। जो ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन है, इसमें जो स्मिथ है, अमेरिका का नहीं बताया आपने? क्या? अच्छा, अमेरिका का नहीं बताया? अमेरिकन स्कूल में ये है, वो इसको कल्चर एरिया स्कूल बोलते हैं। इसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में करेंगे इसके, ठीक है। वैसे हाँ, चलो मैं इसका क्रक्स बता देती हूँ यहाँ पे। इसको कल्चर सर्कल स्कूल बोल रहे हैं क्योंकि ये बोलता है ये कल्चर है, ये कल्चर सर्कल है, यहाँ से ऐसे इवॉल्व होंगे, बहुत सारे ऐसे कल्चर सर्कल्स बनेंगे, ठीक है। उसी तरह से इसको कल्चर एरिया स्कूल बोलते हैं। कल्चर एरिया स्कूल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बोलता है कि कल्चर हर जगह पे इवॉल्व होता है और हर जगह पे स्प्रेड होता है, ठीक है। ये एक एरिया फॉर्म करता है जहाँ तक एक कल्चर स्प्रेड हुआ है, और इस एरिया की जो बॉर्डर्स होते हैं उसको मार्जिन बोलते हैं, कल्चर मार्जिन बोलते हैं, और इसके अंदर जो ट्रेड्स होते हैं उनको कल्चर ट्रेड्स बोलते हैं, और जहाँ पे कल्चर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसको कल्चर सेंटर बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल अगर मैं हिंदी लैंग्वेज दूँ, तो यार हमारी जो हिंदी बेल्ट है वो, तुम ये लगा लो राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, दिल्ली, ठीक है, इन सब एरिया पे स्प्रेड है। तो हिंदी पर देखा जाए तो पूरे इंडिया में बोली जाती है, बट पूरे इंडिया को हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक कल्चर एरिया है हिंदी लैंग्वेज के लिए। थोड़ी थोड़ी हिंदी तो हर जगह ही बोली जाती है, ठीक है, बट कल्चर मार्जिन हम अगर कंसिडर करें तो हम नॉर्थ को कल्चर मार्जिन कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि नॉर्थ में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। और अगर कल्चर सेंटर हम कंसिडर करें तो हम बोल सकते हैं दिल्ली एनसीआर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा एकदम क्लियर हिंदी बोली जाती है, कोई ज़्यादा डायलेक्ट का टच नहीं आता है। हर जगह हरियाणा में, गुजरात में या फिर वेस्ट यूपी में भी अपने अपने डायलेक्ट्स का टच ज़रूर आता है, बिहार में, ठीक है, एमपी में भी, बिहार का सब में अपना डायलेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं यार, अगर हिंदी लैंग्वेज एकदम कोर हिंदी लैंग्वेज जो बोली जाती है वो दिल्ली एनसीआर में बोली जाती है,
ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये है कल्चर का सेंटर, ये है कल्चर का मार्जिन, और कल्चर कोर जिसे कह सकते हैं, कल्चर सेंटर या कल्चर कोर, ये सब तो ये हो गया कल्चर एरिया अप्रोच अमेरिकन्स की। ठीक है, अब हम आते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन में। ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन मैंने तुम्हें बता दिया, इसको एक्सट्रीमिस्ट स्कूल भी बोलते हैं, पैन इजिप्शियन स्कूल भी बोलते हैं, और इसको रिवर स्कूल भी बोलते हैं। रिवर स्कूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो थिंकर है वो है HR रिवर्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मिथ से। स्मिथ जो है वो एकदम ही कोर पैन इजिप्शियन है, स्मिथ और पेरी। क्योंकि देखो, स्मिथ और पेरी के बीच में है गुरु शिष्य का संबंध, पेरी इसका शिष्य है, तो भाई जो गुरु बोलेगा वही शिष्य बोलेगा। पेरी, स्मिथ ने जो बोल दिया, पेरी बस उसी को एक्सपैंड करेगा और वही थ्योरी में बिलीव करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि स्मिथ क्या बोलता है। स्मिथ ने एक बुक लिखी है द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, स्मिथ ने ये बुक लिखी है ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन, और वो इस बुक में ये बोलता है कि दैट सिविलाइजेशन हैज़ ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट। ये देखो, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सिविलाइजेशन इजिप्ट में ओरिजिनेट हुई है, और इजिप्ट से ये कल्चर बस स्प्रेड हुए हैं, डिफ्यूज़ हुए हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल देता है। इजिप्ट में तुमने पिरामिड्स देखे हैं, ऐसे पिरामिड्स होते हैं, तुमने कभी मूवी में देखे होंगे। ठीक है, इस टाइप के पिरामिड्स होते हैं। ये कहता है कि जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स बने हुए हैं ना, या फिर इजिप्ट में और कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इजिप्ट के स्टोन्स बने हुए हैं पिरामिड्स के अलावा, या फिर पिरामिड्स के जैसे ही उसी तरह के स्ट्रक्चर्स हर जगह बने हुए हैं। ये बस कुछ नहीं है, बस अपने दिमाग का इल्यूजन क्रिएट करते हैं ये लोग। और वो ये कहते हैं कि भाई जैसे कि बैलिनीज टेम्पल्स या जापानीज़ पगोड़ा, ये सब ना तुम सर्च कर लेना, इनकी एक बार इमेज देख लेना। ये सब इन कंट्रीज़ के टेम्पल्स के नाम है बेसिकली, और कुछ नहीं है। ठीक है, बैलिनीज टेम्पल, या ब्रिटेन में मेगालिथ्स हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे ऐसे करके इनकी इमेज देख लेना एक बार इंटरनेट पे। ठीक है, ऐसे वो। और कंबोडिया जो कंट्री है, उसमें जो टेम्पल्स हैं, या फिर मायान सिविलाइजेशन के पिरामिड्स हैं, या फिर अमेरिकन इंडियन बरियल प्रैक्टिसेस जो हैं। ठीक है, वो बोलता है कि ये सारे एक जैसे दिखते हैं, और ये सारे दिखते किसकी तरह हैं? इजिप्शियन पिरामिड्स की तरह दिखते हैं। ठीक है, और इनमें बस थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं वो लोकल टच अपना है, और अपना लोकल डिफ्यूजन जो हमारा ये लोग इन्होंने कॉपी पूरी तरह से कर नहीं पाए हैं इजिप्शियन पिरामिड्स को, इसीलिए इनका थोड़ा सा दिखने में डिफरेंट है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें इन्होंने कॉपी करी हुई हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको पैन इजिप्शियन बोल रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई इजिप्ट से हर जगह सिविलाइजेशन और या कल्चर स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अब इसके भी सेम वही प्रेमाइसेस है जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया, दैट मैन इज़ अनइन्वेंटिव एंड इट इज़ मोर इमिटेटर। ठीक है, और मैन कॉपीज़ द कल्चर अकॉर्डिंग टू इट्स ओन एडवांटेजेस, हिज ओन एडवांटेजेस, हिज ओन फेवर। ठीक है, और ये बोलता है कि भाई इजिप्ट में ही जो फेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं वो हमेशा डेवलप हुए हैं, जिससे कि सिविलाइजेशन डेवलप हो। ऑल्दो इजिप्शियन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, जैसे कि हम आगे वाले चैप्टर्स में भी रीड करेंगे कि सिविलाइजेशन तो हर जगह एग्जिस्ट करती थी। देखो, इंडस सिविलाइजेशन भी थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, बैबिलोनियन सिविलाइजेशन भी थी, चाइना में भी सिविलाइजेशन थी, हर जगह सिविलाइजेशन थी। बट इनका मानना ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो मेन सिविलाइजेशन है वो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, बाकी सब जगह कॉपीड है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये मानते हैं, अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है कि भाई अगर कॉपी करना होता तो हर जगह इजिप्शियन सिविलाइजेशन नहीं बन जाती,
हर जगह इजिप्ट की सिविलाइजेशन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, लाइफस्टाइल है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, सब कुछ हर जगह वो एग्जैक्ट कॉपी हो जाता, पर ऐसा तो हो नहीं रहा। हर जगह अपना अपना लोकल कल्चर है, अपना अपना लोकल सोसाइटीज़ हैं जो डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी हैं कहीं कहीं पर। तो इसके लिए ये बोलता है कि जो रिसिपिएंट्स हैं, जो लोग कॉपी कर रहे हैं, दे आर वीक इमिटेटर्स, मतलब कि दे आर वीक इमिटेटर्स, समझ में आ गया कि दैट दे आर नॉट एबल टू कॉपी द इजिप्ट सिविलाइजेशन प्रॉपरली। ठीक है, इसमें गलती सिर्फ रिसिपिएंट की है और किसी की नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट? हाँ, ये वाला थोड़ा मुझे इसमें बताओ बताओ क्या पूछना मतलब है? बेसिकली इसमें यही है कि जो बोला चाह रहा है कि इजिप्ट में मेन सेंटर था, बाकी यहाँ से सब हाँ निकला है। हाँ हाँ। और पूरे इसमें यही है। यही है बस। जब तुम्हें आंसर लिखना है, देखो मेन है आंसर राइटिंग। जब तुम्हें आंसर लिखना है तो इस टाइप के डायग्राम्स बनाने हैं, बेसिक प्रेमाइसेस लिखने हैं। ठीक है, बेसिक ये हैं बेसिक प्रेमाइसेस, ये बेसिक प्रेमाइसेस लिखने हैं। और ये लिखना है कि दैट कि, और इसने एक और एग्जांपल दिया सबसे इम्पोर्टेंट, कि हर जगह सन की वर्शिप होती है। तो इसने बोला कि भाई सन की वर्शिप सबसे पहले इजिप्ट में स्टार्ट हुई थी और उसी से वो पूरी दुनिया में फैल गई है। ठीक है, अब ये था स्मिथ जिसने लिखी थी एक बुक द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन। उसी तरह से एक उसका शिष्य आता है नेक्स्ट, जो जिसका नाम होता है पेरी। ठीक है, WJ पेरी। ये एक बुक का नाम लिखता है, वो है द चिल्ड्रन ऑफ सन। अब इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं है, ये भी पैन इजिप्शियन स्कूल ही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो स्मिथ है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करता है। मटीरियलिस्टिक मीन्स ये इजिप्ट के टूम्ब हो गए, मटीरियलिस्टिक समझते हो, कि जो चीज़ें हम छू सकते हैं। और पेरी जो है वो नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे भी फोकस करता है जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल स्टोरीज़। हर हर कल्चर में अपनी अपनी कुछ स्टोरीज़ और एपिक्स होती हैं ना। जैसे इंडिया में रामायण और महाभारत है एपिक्स, उसी तरह से हर कल्चर में अपनी अपनी कुछ स्टोरीज़ होती हैं। तो वो नॉन मटेरियल चीज़ों पे भी फोकस करता है। वो ये कहता है पेरी कि इवन नॉन मटेरियल चीज़ें भी कल्चर की डिफ्यूज़ होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दैट्स इट। ठीक है, अब अगर हम इनका क्रिटिसिज्म निकालें, मैंने तुम्हें बोला हुआ है क्रिटिसिज्म हमेशा अपने आप निकाला करो। अब इसका क्रिटिसिज्म हम क्या निकालेंगे कि भाई सबसे पहली बात तो कि ये पैन इजिप्शियन स्कूल अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वेग है। क्यों? क्योंकि इजिप्ट में जो पिरामिड्स हैं ये क्या है? ये टोम्ब है। टोम्ब मतलब कोई इंसान मर जाता था, उसकी मम्मी बना के मम्मीफिकेशन होता था उस इंसान का, मरे हुए इंसान का, और उसका जो टोम्ब बनता था उसको पिरामिड कहते थे। बड़े बड़े जो किंग्स और क्वींस होते थे उनके पिरामिड्स हैं। पर ये जापानीज़ पगोड़ा हो गया, बैलनीज टेम्पल हो गए, ये तो भाई तीर्थ स्थान है ना, ये तो मंदिर है। ये तो फ़र्क है भाई, टोम्ब में और मंदिर में तो फ़र्क है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम दिस इज़ द डिफ्यूजन ओनली, दिस इज़ डिफ्यूजन ओनली। ठीक है, और पहला क्रिटिसिज्म ये हो गया। दूसरा क्रिटिसिज्म ये हो गया कि भाई इन्होंने डिफ्यूजनिस्ट स्कूल में ये नहीं इस चीज़ पे लाइट नहीं थ्रो करी कि डिफ्यूजन क्यों हो रहा है, और कुछ कौन से ट्रेड्स हैं जो मिस हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं, और ये भी क्यों हो रहे हैं। वाई पे फोकस नहीं किया है। ठीक है, तो और क्रिटिसिज्म हम आगे रीड करेंगे। तो ये थे स्मिथ और पेरी। ठीक है, इनके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है रिवर्स। अब जो रिवर्स है, इसने एक फील्ड स्टडी करी थी। ठीक है, इसने फील्ड स्टडी करी थी, एक तो यहाँ पे करी थी ऑस्ट्रेलिया। ये देखो, ये ऑस्ट्रेलिया है,
ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा सा एकदम इसके ये वाले एज के ऊपर बहुत सारे छोटे 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 आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ना, इनमें इन्हीं में कुछ इन्हीं में कुछ कुछ आइलैंड्स के नाम हैं, जैसे कि एक है ये टॉरेस स्ट्रेट। एक तो रिवर्स ने यहाँ पे फील्ड स्टडी करी थी, यहाँ की ट्राइब को स्टडी किया था, और एक इसने स्टडी किया था मेलानेशिया को, ठीक है। ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही साइड में है मेलानेशिया। ये पूरे ये जो आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला के इस एरिया को मेलानेशिया बोलते हैं। होंगे कुछ 5-6 आइलैंड जो भी होंगे। तो इसने मेलानेशिया और टॉरेस स्ट्रेट में स्टडी करी थी। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं इसने बुक्स कौन कौन सी लिखी हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी है क्योंकि भाई ये इंडिया आया था। इंडिया में कर्नाटका साउथ की साइड ना एक ट्राइब होती है टोडा ट्राइब। इसने वो ट्राइब को भी स्टडी किया था। क्लास के बाद मैं उस ट्राइब की वीडियोस भेज दूँगी, और रिवर्स की वीडियो मिलेगी तो मैं रिवर्स की वीडियो भी भेज दूँगी, तो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कि भाई ट्राइब्स कैसी कैसी लाइफ जीती हैं और ये लोग स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसकी बुक्स का नाम अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं था, साइकेट्रिस्ट था बाय प्रोफेशन। इसकी बुक्स का नाम है, इसका जो वर्क्स है टॉरेस स्ट्रेट एक्सपेडिशन, टॉरेस स्ट्रेट के ऊपर जो है, ठीक है। और नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ मेलानेशियन सोसाइटी, मेलानेशिया के ऊपर जो है। टोडा इंडिया वाली, डिसअपियरेंस ऑफ यूजफुल आर्ट, ठीक है। ये जो इसकी टॉरेस स्ट्रेट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्योंकि टॉरेस स्ट्रेट की एक्सपेडिशन में इसने इस जो टॉरेस स्ट्रेट में जो ट्राइब रहती है उस ट्राइब की इकोनॉमी को स्टडी किया हुआ है कि भाई वहाँ की इकोनॉमी कैसे एग्जिस्ट करती है। ऑब्वियसली यार ट्राइब है तो हमारे जैसी इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना वहाँ पे, कि बस पैसे दो और सामान लो। वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता है, चीज़ें एक दूसरे को देना और लेना चलता है। और ये इसने स्टडी किया है कि लोग क्या सोच समझ के देते हैं, लेते हैं, किस तरह से चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवॉल्व भी करती हैं। कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो सारे सारे आइलैंड्स में, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये तुम ध्यान रखना। और टोडा तो बिकॉज इम्पॉर्टेंट है ही, इंडिया में आया था, ठीक है। और अब इसमें देखते हैं कि ये डिफ्यूजन के बारे में ये क्या कहता है, ठीक है। अब बेसिक टेनेट्स सबके सेम है डिफ्यूजन के। मैन इज़ अनइन्वेंटिव, दैट इज़ वाई ही इज़ इमिटेटिंग, ठीक है। कल्चर स्प्रेड्स थ्रू माइग्रेशन एंड डिफ्यूजन, प्रोसेसेस डीजनरेशन, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डिफ्यूजन। ये बेसिक टेनेट्स हर जगह सेम होते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसने जहाँ पे टॉरेस स्ट्रेट में जो स्टडी करी है, ठीक है, वहाँ पे इसने ये पाया है कि वहाँ पे 5 तरीके की बरियल प्रैक्टिसेस होती हैं। बरियल प्रैक्टिसेस समझते हो? हाँ हाँ समझते हो ना, कि किस हर 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 कल्चर में अलग तरीके की बरियल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं। कि भाई कोई इंसान मर गया है तो उसको किस तरह से दफनाया जा रहा है। तो हिंदू में क्या होता है, राख बना देते हैं, ठीक है, जला देते हैं। मुसलमान में क्या होता है कि दफना देते हैं। अब ये दफनाना भी हर जगह अलग टाइप का होता है कि भाई दफना आप किस तरह से रहे हो। कहीं कहीं पर उस इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ में दफनाई जाती हैं, कहीं कहीं पर उस इंसान का पेट जैसे लाइक डॉग और कैट साथ में दफनाया जाता है। कहीं कहीं पर दफनाने के साथ साथ यहाँ पे फ्लावर्स डाले जाते हैं, या फिर यहाँ पर वीट ग्रेन्स डाले जाते हैं, खाने की कुछ चीज़ें डाली जाती हैं। या फिर ये दफना रहे हैं तो कहीं कहीं पर दफनाने के ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर डाले जाते हैं, मेगालिथ्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो दफनाने की प्रैक्टिसेस भी बहुत अलग अलग टाइप की होती हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में इसने ये पाया कि 5 टाइप की ना बरियल प्रैक्टिसेस हैं।
5 टाइप की बरियल प्रैक्टिसेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर, अब देखो ये तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया ना। अगर इस सोसाइटी में डिफ्यूजन हो रहा होता तो एक ही बरियल प्रैक्टिस होती, यहाँ से डिफ्यूज़ होके यहाँ पे आ गए और एक ही टाइप की बरियल प्रैक्टिस है। पर अगर 5 टाइप की बरियल प्रैक्टिसेस हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इसने इसने ये डिड्यूस किया इस चीज़ से कि यहाँ पर 5 अलग अलग तरीके की ट्राइब्स रहती हैं। 5 अलग अलग तरीके की ट्राइब्स रहती हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इसने ये बोला कि इन ट्राइब्स ने सब कुछ, सारे ट्रेड्स डिफ्यूज़ कर लिए बाकी की सोसाइटी से, एक्सेप्ट फॉर बरियल प्रैक्टिसेस। क्यों? क्योंकि बरियल प्रैक्टिसेस बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रिचुअली इम्पॉर्टेंट और इमोशनली कनेक्टेड प्रैक्टिस है। तो इसीलिए इनके एंसेस्टर्स ने हमेशा से ये एक वचन या फिर प्रॉमिस मांगा था कि तुम अपने सारा लाइफस्टाइल या कल्चर चेंज कर सकते हो, पर हमें दफनाना उसी तरह जिस तरह से हमारे एंसेस्टर्स ने दफनाया है, जिस तरह से हमारे कल्चर में फॉलो किया जाता है। ठीक है। तो जब इसने ये स्टडी किया, तो दिस इज़ द प्रूफ कि भाई 5 तरीके की जब प्रैक्टिस एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब है 5 तरीके के कल्चर्स कहीं पर इवॉल्व हुए होंगे, हैं कि नहीं? 5 तरीके के कल्चर्स इवॉल्व हुए होंगे। ठीक है। दिस इटसेल्फ मीन्स दैट कल्चर्स इवॉल्व एट मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज। कल्चर सिर्फ एक जगह पे इवॉल्व नहीं होता, कल्चर इवॉल्व एट मल्टीपल सोर्सेज। सो इसीलिए रिवर को इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, क्योंकि स्मिथ और पेरी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल टाइप की बातें कर रहे थे कि यार सिर्फ इजिप्ट से ही कल्चर इवॉल्व हुआ है। पर इसने एक कॉन्ट्राडिक्टरी पैन इजिप्शियन स्कूल से थोड़ा सा हट के एक अपनी स्टेटमेंट बोली और एक थ्योरी दी कि भाई कल्चर्स इवॉल्व एट डिफरेंट सोर्सेस। समझ में आ गया? अनलाइक स्मिथ एंड पेरी। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ। ओके। तो अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये ब्रिटिश स्कूल का क्रिटिसिज्म क्या है। पैन इजिप्शियन स्कूल नॉट जस्टिफाइड, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है। डिपेंडेड टू मच ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। ठीक है। ओनली कंसिडर्ड इमिटेशन ऑफ फॉर्म नॉट ऑफ फंक्शन। ये मैंने तुम्हें समझा दिया है कि भाई इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडली चीज़ों को डेड्यूस किया है और इन्होंने बोल दिया कि भाई इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वही हर जगह कॉपी हो रहे हैं। क्यों भाई? इजिप्ट के पिरामिड्स टोम्ब हैं दफनाए हुए लोगों के, बाकी जगह टेम्पल्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस। इसमें क्या फ़र्क है? डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। ठीक है। तो इजिप्शियन पिरामिड्स आर टूम्स, जापान, इंडिया एंड कंबोडिया हैव टेम्पल्स, और ओहायो में जो इन्होंने बोला था वो बरियल ग्राउंड्स हैं। तो ये सब चीज़ें फ़र्क है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म, जिसमें हमने 3 थिंकर्स पढ़ लिए हैं, स्मिथ एंड रिवर्स। ठीक है। कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रो जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। ऑस्ट्रो जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन में ये 4 इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं, रैटजेल, फ्रॉबिनस, ग्रैबनर एंड श्मिट। ये दोनों मैंने तुम्हें बताया था गुरु शिष्य हैं, ये दोनों गुरु शिष्य हैं। ठीक है। गुरु शिष्य का मतलब है सीधी सीधी बात है, ये नीचे वाला बंदा ऊपर वाले को कॉपी करेगा या फिर उसी की थ्योरी को थोड़ा सा एक्सपैंड करेगा, मैनिपुलेट करेगा। ठीक है। अब ऑस्ट्रो जर्मन स्कूल में देखो थोड़ा सा चीज़ें पैन इजिप्शियन स्कूल के मुताबिक थोड़ा सा एक्सपैंड होती हैं। ठीक है। पैन इजिप्शियन में बहुत ही ज़्यादा नैरो व्यू दिया हुआ है कि भाई सिर्फ इजिप्ट से ही चीज़ें बन रही हैं और बिखर रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं। यहाँ पे ये बोला जाएगा ऑस्ट्रो जर्मन स्कूल में कि चीज़ें कुछ चुनिंदा जगहों पे फॉर्म होती हैं,
कल्चर इवॉल्व होता है और सिविलाइजेशन बनती है, कुछ चुनिंदा जगहों पे सिविलाइजेशन बनेगी और वहाँ से कल्चर स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये बोलता है कि वो जो चुनिंदा जगहें होती हैं वो सिर्फ वो जगहें होती हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल जोग्राफी होती है। तो अब ये स्कूल एक तरह से इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्कूल दैट लिंक्स एंथ्रोपोलॉजी टू जोग्राफी। दिस इज़ द फर्स्ट स्कूल दैट लिंक्स एंथ्रोपोलॉजी टू जोग्राफी। इसीलिए जो फर्स्ट थिंकर है इसको फादर ऑफ एंथ्रोपोजियोग्राफी भी बोलते हैं। और इसने सबसे पहली जो बुक लिखी है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक, उसका नाम भी एंथ्रोपोजियोग्राफी ही है, ठीक है। अब ये जो जोग्राफी की बात करता है ये दो टाइप की जोग्राफी है। एक है टेरिटोरियल जोग्राफी और एक है सोशल जोग्राफी। इसके बीच में मैं फ़र्क समझाती हूँ तुम्हें। ये इंडिया है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे गुजरात है। क्या हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल और गुजरात ये दोनों सिमिलर पोजीशंस पे हैं, दोनों कोस्टल एरियाज़ पे हैं और दोनों में एक बे है, ठीक है। बे होता है यहाँ पे जहाँ पे रिवर और ये समुंदर मिल रहे होते हैं, एक फॉर्म ऑफ लैंड फॉर्म होता है, ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों टेरिटोरियली सेम पोजीशन पे हैं, दोनों समुंदर के पास है, ठीक है, कह सकते हैं। हाँ। तो ये जो गुजरात और वेस्ट बंगाल हो गए ना, ये टेरिटोरियल जोग्राफी हो गई, ठीक है। बट क्या वेस्ट बंगाल के लोग गुजरात के लोगों की तरह अपना रहन सहन सेम है इन लोगों का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। गुजरात इज़ हाईली वेजिटेरियन स्टेट एंड वेस्ट बंगाल इज़ हाईली नॉन वेजिटेरियन स्टेट, मेजरली नॉन वेजिटेरियन स्टेट, है कि नहीं। तो ये कहता है कि इट इज़ नॉट टेरिटोरियल जोग्राफी but it is social geography that decides the diffusion. And now what is social geography? वेस्ट बंगाल के साथ की जो स्टेट्स हैं, उड़ीसा, झारखंड, क्या मैं ये कह सकती हूँ इन 3 स्टेट्स का कल्चर एकदम सेम होगा, ज़्यादा सेम होगा, मेजरली सेम होगा? ये मैं कह सकती हूँ। हाँ। तो ये ही है सोशल जोग्राफी। ये जो आसपास की स्टेट्स हैं ये सोशल जोग्राफी है, ठीक है। तो ये कहता है कि सोशल जोग्राफी प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफ्यूजन एंड इन्फ्लुएंसिंग कल्चर ईच अदर, नॉट द टेरिटोरियल जोग्राफी। ऐसा नहीं है कि दो जगहें एकदम सिमिलर तरीके की जोग्राफी पर हैं, चाहे दोनों पहाड़ हैं, चाहे दोनों समुंदर के किनारे हैं, ठीक है, या दोनों आइलैंड्स हैं तो उनमें सेम कल्चर होगा ना। वो बोलता है कि सोशल जोग्राफी का कल्चर सेम होगा और सोशल जोग्राफी में ही डिफ्यूजन होगा जो जो जगहें आसपास में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात, राजस्थान, दोनों मेजरली वेजिटेरियन स्टेट्स हैं और वेस्ट बंगाल, झारखंड, दोनों मेजरली नॉन वेजिटेरियन स्टेट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया टेरिटोरियल जोग्राफी और सोशल जोग्राफी का, ठीक है। नाउ ये इसने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, दैट इज़ क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म। अब क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म में ना ये कहता है कि देखो, खाना तो हर जगह इंसान को ही खाता है, ठीक है। देखो शायद से ईरान में भी वही वीट खाया जा रहा होगा जो इंडिया में खाया जा रहा है, ठीक है, वही अनाज खाया जा रहा है। पर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि भाई कुछ चीज़ ईरान से इंडिया आई है या इंडिया से ईरान आई है? तो इसीलिए ये बोलता है कि फंक्शनल चीज़ों को छोड़ दो, मोटी मोटी एकदम बड़ी बड़ी फंक्शनल चीज़ों को छोड़ दो, बट अगर नॉन फंक्शनल चीज़ों में सिमिलैरिटी है ना, नॉन फंक्शनल चीज़ों में अगर सिमिलैरिटी है तो ये कहता है कि भाई यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ है। कैसे पता लगाएं कि डिफ्यूजन हुआ है? नॉन फंक्शनल चीज़ों में अगर सिमिलैरिटी है तो डिफ्यूजन हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल दूँ तो कैनूज़ होते हैं। कैनूज़ कुछ नहीं होता है, बस बोट को ये लोग कैनूज़ बोलते हैं, ठीक है।
अब यार देखो, बोट का डेवलपमेंट तो शायद से हर सिविलाइजेशन में हुआ होगा, बट हम ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डिफ्यूजन हुआ है, दो सिविलाइजेशंस के बीच में कुछ ट्रेड्स एक्सचेंज हुए हैं। बोट्स तो हर जगह हैं, ठीक है, बट अगर बोट्स पे जो ये डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे कार्विंग है, या फिर ये कुछ टाइप का कलर है, एक पर्टिकुलर टाइप का कलर है, डिज़ाइन या कलर, ये जो नॉन फंक्शनल चीज़ें हैं ना, ये अगर सेम हुई तो भाई तुम लगा लो कि यहाँ पे इन दो सोसाइटीज़ में डिफ्यूजन हुआ है, कल्चर ट्रेड्स एक्सचेंज हुए हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। बोट तो हर जगह, ये बोलता है कि बोट तो हर जगह एग्जिस्ट करेगी, पर ये बोट फंक्शनल चीज़ है। नॉन फंक्शनल चीज़ों को देखो, इसको बोलते हैं हम क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म, ठीक है, कि फॉर्म देखो, समझ में आ गया। हाँ। इसका एक और एग्जांपल है कि भाई जो बुद्धिज़्म है वो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, और इंडिया से ओरिजिनेट होके हर जगह एशिया में स्प्रेड हो गया है। अब सारी कंट्रीज़ में स्प्रेड तो हुआ है, बट सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी किया है और अडेप्ट किया है। अब उसी तरह से ये देखता है कि मंगोलिया में जो बुद्धिज़्म का सिंबल है वो है लोटस। अब ये कहता है कि यार मंगोलिया में तो लोटस उगता भी नहीं है, लोटस सिर्फ इंडियन फ्लावर है, तो अगर वहाँ पे बुद्धिज़्म का सिंबल लोटस है, इट इज़ अ क्लियर प्रूफ दैट बुद्धिज़्म हैज़ डिफ्यूज्ड फ्रॉम इंडिया टू मंगोलिया, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल था क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म का, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट है? हाँ, समझ में आ इसको ये बोलता है कि कल्चर इस तरह से ये बोल रहा है कि कल्चर स्प्रेड्स लाइक रिपल्स ऑफ वाटर, पानी में रिपल्स बनते हैं ना ऐसे, तो ये बोलता है कल्चर स्प्रेड्स लाइक रिपल्स ऑफ वाटर, वेयर क्यों रिपल्स कैसे होते हैं, देखो जितना तुम दूर जाते जाओगे रिपल्स उतने ज़्यादा हल्के होते जाएंगे, ठीक है, इसीलिए ये बोलता है कि जहाँ पे कल्चर एग्जिस्ट करता है या फिर जहाँ से वो ट्रेट बोरो हुआ है, वहाँ पे उस ट्रेट की ओरिजिनल फॉर्म भी होगी और उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की इंटेंसिटी भी होगी, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन की इंटेंसिटी घटती जाएगी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बेसिकली टाइम और स्पेस दोनों में स्टडी करते हैं ये ऑस्ट्रो जर्मन स्कूल जो है, ठीक है, टाइम और स्पेस दोनों में। अब ये हुई हमारी रैत्सल की बात। फ्रॉबिनियस कुछ नहीं है, इसका शिष्य है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। फ्रॉबिनियस बस एक चीज़ और ऐड करता है, वो स्टूडेंट का रैत्ज़ल का स्टूडेंट है, तो ये सिर्फ रैत्ज़ल की स्टडी को ही थोड़ा सा एक्सपैंड कर देगा। ही कम्प्लीटली बिलीव्स इन रैत्ज़ल स्टडी। अब ये एक चीज़ इसमें ऐड कर देता है, क्राइटेरिया ऑफ, पहले हमने पढ़ा था क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म, ये ऐड कर देगा क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी। ये बोलता है कि क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी का मतलब यह है कि ये बोलता है कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ ट्रेट्स सिमिलर होंगे उतना ही ज़्यादा डिफ्यूजन हुआ होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें तो कुछ समझने का है ही नहीं कि भाई जितने ज़्यादा चीज़ें आपको सिमिलर लग रही हैं उतना ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि वहाँ पे डिफ्यूजन है, उतना ज़्यादा डिफ्यूजन की इंटेंसिटी है। समझ में आ गया, ये है इसका क्वांटिटी, बेसिकली क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं कि नंबर्स काउंट करो आप, इसको ये जोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स, भाई स्टैटिस्टिक्स काउंट करो आप। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये नॉन मटेरियल चीज़ों को भी कंसिडरेशन में लेगा, ठीक है, इसने सिर्फ मटेरियल चीज़ें देखी, शिष्य ने नॉन मटेरियल चीज़ें भी देखी, ये बोलेगा कि नॉन मटेरियल चीज़ें भी ट्रांसमिट होती हैं, जैसे कि कुछ एपिक्स हैं, जैसे इंडिया की एपिक्स हैं रामायण महाभारत, वैसे ही इंडोनेशिया की कुछ एपिक्स हैं जो अफ्रीका में भी पाई जाती हैं, इसकी केस स्टडीज़ में ये पाया गया है। तो ये हो गया रैत्ज़ल एंड फ्रॉबिनियस। नेक्स्ट आता है ग्रैबनर। अब ग्रैबनर जो था वो भी कुछ ये रैत्ज़ल और फ्रॉबिनियस को ही जोड़ के
थोड़ा सा एक्सपैंड करता है उन्हीं की स्टडीज़ में। अब ये क्या कहता है, ये कहता है ग्रैबनर कि भाई उन दोनों की स्टडीज़ को तो इसने जोड़ दिया कि रैचल का जो क्राइटेरिया ऑफ फॉर्म था उसको ये बोल देता है कि क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी और सिमिलैरिटीज़, और फ्रॉबिनस का जो क्राइटेरिया ऑफ क्वांटिटी था जोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स एज इट इज़ रहता है। तो अपनी इस बुक में मेथडू एथनोलॉजिया, इस बुक में ये इन दोनों को बस जोड़ के लिख देता है, ठीक है, कि इस तरह से डिफ्यूजन होता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये एक और ओशियानिया जो रीजन है, यही वाला रीजन ओशियानिया है जो मैंने तुम्हें ये दिखाया था ना, ये रीजन देखो इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पे जाके स्टडी करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे। आगे बहुत सारे थिंकर्स आएंगे जो यहीं पे स्टडी करते हैं। माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब चीज़ें तुम्हें सुनने को ना बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसलिए ये रीज़न, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैप डाला हुआ है कि ये, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाए कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और साइड वाला एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ओशियानिया भी यहीं पर है, ठीक है। अब इसकी ग्रैबनर ने एक स्टडी करी थी ओशियानिया में, जहाँ पे वो ये कल्चर स्ट्रैटा का कंसेप्ट डेवलप करता है। कल्चर स्ट्रैटा का कंसेप्ट यही है, वर्टिकल एंड हॉराइजॉन्टल डिफ्यूजन, ठीक है। हॉराइजॉन्टल डिफ्यूजन तो मैंने तुम्हें बता दिया, रिपल की तरह जो होता है। यहाँ पे कोई कल्चर ट्रेट है, एरियाज़ में ये स्प्रेड होगा, ठीक है। ये हो गया हॉराइजॉन्टल जो स्पेस में स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। स्पेस में जो स्प्रेड हो रहा है, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से चाइना, चाइना से इंडिया, ठीक है। और एक है वर्टिकल मतलब जो टाइम में स्प्रेड हो रहा है, जनरेशन में स्प्रेड हो रहा है, फ्रॉम 1980s टू 2000 टू 2024। अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो बड़े बड़े सर्कल हैं, ये टाइम आते आते ये सर्कल थोड़े से छोटे हो जाएंगे? क्या मैं ये कह सकती हूँ? क्योंकि देखो, इसका मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल दूँ एकदम रियल लाइफ से। तुमने देखा होगा कि तुम्हें पता नहीं पता, बट पहले के टाइम पे अगर तुम 1980s में देखो, 1980s 60s 70s में अगर तुम देखो, उस टाइम पे ना शादियाँ बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट हुआ करती थी। मतलब कहीं कहीं पे तो ऐसे ट्राइबल एरियाज़ होते थे या फिर रूरल एरियाज़ होते थे जहाँ पे शादी पूरा एक एक डेढ़ महीना चलती थी। आजकल शादियाँ सिर्फ 2 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, मैक्सिमम एक दिन में ख़त्म हो जाती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रेड्स ना थोड़े टाइम के साथ साथ श्रिंक भी होते हैं। टाइम के साथ साथ ट्रेड्स श्रिंक होते हैं, वर्टिकली देखा जाए तो ट्रेड्स श्रिंक होते हैं। इसीलिए ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ये ऊपर जाते जाते छोटे हो गए हैं। समझ में आ गया तुम्हें? समझ में आ गया? ठीक है। तो इसने जो ओशियानिया रीजन में बात करी है, इसने वर्टिकल एंड हॉराइजॉन्टल डिमेंशंस में बात करी है। बहुत सारी इसने पीढ़ियों के ट्रेड्स रीड करे होंगे, स्टडी करे होंगे। तो इसमें ये बोलता है कि तस्मानियन कल्चर जो है ना, वो सबसे पुराना कल्चर है और वहीं से सारे कल्चर ट्रेड्स स्प्रेड हुए हैं, ठीक है। और वो ये बोलता है तस्मानिया एक एरिया है वहीं पे ओशियानिया रीजन में, तस्मानिया से सबसे पहले ट्रेड्स स्प्रेड हुए ओल्ड ऑस्ट्रेलिया में, ओल्ड ऑस्ट्रेलिया से ये बाकी जगह स्प्रेड हुए पॉलिनेशिया में और मेलानेशिया में, ठीक है। और तस्मानिया से ही अलग अलग तरीके के ट्रेड्स भी स्प्रेड हुए, जैसे कि टोटेमिक कल्चर, मोइटी कॉम्प्लेक्स वाला कल्चर, ठीक है। ये हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं धीरे धीरे कि ये क्या होता है। अब टोटमिज्म मैंने तुम्हें बता दिया था कि टोटमिज्म लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, याद है क्या है? क्या बोला था मैंने? टोटमिज्म, हाँ, जैसे सॉल जो होती है ना वो
किसी भी चीज में चली गई या हाँ ट्री में चली गई, जैसे वो कहते हैं। वेरी गुड. when when they believe that souls enter the entities of nature like plants, trees or animals, so they believe that their ancestors have taken the form of nature, that have taken the form of that nature. They start worshipping or they start praying that particular टॉटमिक एंटिटी, टॉटम जिसे कहते हैं. ठीक है, ये टॉटमिक कल्चर ये बोलता है कि तस्मानिया से स्प्रेड हुआ. ठीक है, उसी तरह से मोइटी कॉम्प्लेक्स का एक कल्चर होता है. मोइटी ये होती है कि यार 2 ट्राइब्स हैं, ट्राइब 1 ट्राइब 2. मोइटी कुछ नहीं है, बस जब एक ट्राइब को आप दो में डिवाइड कर दो ना, इन ट्राइब्स की एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं एक ही है, तो इसको हम बोलेंगे मोइटी 1, इसको हम बोलेंगे मोइटी 2. ठीक है, तो ये ट्राइब डिवाइड करने का उनके अपने अपने इसका फंक्शनल तरीका भी होता है, बहुत ज़्यादा फंक्शनल चीज़ें भी होती हैं इससे एसोसिएटेड. ये मोइटी कॉम्प्लेक्स हो गया. ठीक है, अब इसने डिफ्यूजन में और भी चीज़ें एक्सपैंड करी. इसने बोला कि डिफ्यूजन भी 2 तरीके का होता है, प्राइमरी डिफ्यूजन एंड सेकेंडरी डिफ्यूजन. प्राइमरी डिफ्यूजन हो रहा है कि भाई तस्मानिया से सीधा ओल्ड ऑस्ट्रेलिया में जो चीज़ें डिफ्यूज़ हो रही हैं. ठीक है, डायरेक्ट डिफ्यूजन. ठीक है, बट जो ओल्ड ऑस्ट्रेलिया से फिर बाद में जो पॉलिनेशिया और मेलानेशिया में अगर चीज़ें डिफ्यूज़ हुई. साइड आवाज थोड़ी कट रही है. अच्छा, हेलो. हाँ, प्राइमरी डिफ्यूजन सुन लिया था तुमने? हाँ, आवाज थोड़ी कट रही है. अभी भी कट रही है? अभी भी कट रही है? बीच बीच में कट जाती है कई बार. अभी भी कट रही है. अभी भी कट रही है? अच्छा, एक सेकेंड, मेरा नेट तो ठीक है. अब बता देना अगर ठीक आए तो आवाज़. हाँ, अभी तो ठीक आ रही है. जैसे बोलोगे ना बीच में फिर कट अच्छा, जाएगी. ठीक है. तो ये बोलता है कि प्राइमरी डिफ्यूजन और सेकेंडरी डिफ्यूजन होता है. प्राइमरी डिफ्यूजन होता है बस कुछ नहीं है, इसने बोला है डायरेक्ट डिफ्यूजन को प्राइमरी डिफ्यूजन बोल रहे हैं, जिसमें तस्मानिया से ओल्ड ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रेड्स ट्रांसमिट हुए हैं या डिफ्यूज़ हुए हैं, वो बोल रहा है कि वो प्राइमरी डिफ्यूजन है. और जब तस्मानिया से ओल्ड ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और ओल्ड ऑस्ट्रेलिया से फिर बाद में जो पोलिनेशिया मेलानेशिया में हुआ है, इसको ये बोल रहे हैं कि ये सेकेंडरी डिफ्यूजन है. समझ में आ गया, जो इनडायरेक्ट फॉर्म में हुआ है. ठीक है, अब ये हो गया हमारा ग्रैबनर का. ठीक है, अब ग्रैबनर के बाद श्मिट आता है. ठीक है, ग्रैबनर का क्रिटिसिज्म एक बार देख लेते हैं कि अब ये बहुत ही ज़्यादा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्रिटिसिज्म है कि नोबडी टॉक्स अबाउट हाउ द फंडामेंटल कॉम्प्लेक्सेस इस्टेब्लिश, कि मतलब कोई कल्चर ट्रेट यहाँ पे अगर इस्टेब्लिश हुआ है तो वो कैसे इस्टेब्लिश हुआ है. ठीक है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स हर कल्चर के अपने अपने, डिफ्यूजन पूरी तरह से डिफ्यूजन कहीं नहीं होता, हर कल्चर के अपने अपने इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स भी होते हैं. जैसे कि मैंने तुम्हें बताया भाई, यहाँ पे चाइनीज़ नूडल अलग है, इंडियन चाइनीज़ नूडल अलग है. अब इंडियन चाइनीज़ नूडल अलग इसलिए क्योंकि हमारे जो इंडिपेंडेंट ट्रेट्स थे हमने उसमें वो ऐड कर दिया ना, तो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स. ठीक है, और दे आर फोकसिंग मोर ऑन मटीरियल कल्चर. नॉन मटीरियल कल्चर पे ज़्यादातर लोगों ने फोकस नहीं किया है. ठीक है, और ये भी नहीं एक्सप्लेन किया कि कल्चर्स क्यों एक्सेप्ट हो रहे हैं, कोई कल्चर ट्रेट क्यों एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है या मॉडिफाई हो रहा है. समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है श्मिट. अब जो श्मिट है वो ग्रैबनर का ही स्टूडेंट है. ठीक है, अब ये भी कल्चर स्ट्रेटा और कल्चर सर्कल्स की ही बात करेगा. ठीक है, बट इसने वही बात करी है जो ग्रैबनर ने करी है, बस थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया है, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया है. इसकी जो बुक है जर्नल, एक्चुअली एंथ्रोपोज है वो. ठीक है, एंथ्रोपोज नाम है, ये फेमस है. अब ये कल्चर सर्कल को ना 4 भाग में डिवाइड कर देता है. ठीक है, ये बोलता है प्रिमिटिव कल्चर सर्कल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. बस इतना ही इसने एक्स्ट्रा दिया है, और इसने ये बोला है कि इनको डिस्क्राइब कर दिया है. प्राइमरी, अब ये बोलता है प्रिमिटिव कल्चर सर्कल कौन से होते हैं.
प्रिमिटिव कल्चर सर्कल ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे एक्चुअल में एकदम रॉ कल्चर डेवलप हुआ है, ठीक है, जैसे कि अंटार्कटिका एरिया या आर्कटिक और अंटार्कटिका का जो एरिया है, वहाँ पे अपना खुद का कल्चर डेवलप हुआ है। वहाँ पे कहीं पर भी डिफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में आइसोलेटेड जगहें हैं, ठीक है। आर्कटिक पोल, एंटार्कटिक पोल, ये अपने आप में आइसोलेटेड जगहें हैं। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये प्रिमिटिव कल्चर सर्कल्स हैं, जहाँ पे एकदम प्रिमिटिव फॉर्मेशन, प्रिमिटिव स्टेज से कल्चर्स फॉर्म हुए हैं। और एक इसने बोला है सेंट्रल कल्चर सर्कल, ठीक है, जो कि एशिया और अफ्रीका को बोल रही है कि एशिया और अफ्रीका में अपने अपने कल्चर्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है। इसमें ये एग्जांपल दे देता है, सेंट्रल में पिग्मीज़ है, ये ट्राइब का नाम है, ठीक है। पिग्मीज़, एस्किमोज़ और बुशमैन, तस्मानियन, ये सब ट्राइब्स के नाम है। अब प्रिमिटिव के बाद अगर ये इस तरह से जाता है, डेवलपमेंट इस तरह से है, ठीक है, तो तुम अपने दिमाग में ये बना सकते हो, ये सबसे कोर है, एकदम क्रूड है, तो ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। टर्शरी मतलब कि आजकल की सिविलाइजेशन, जो प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन है, ठीक है। प्राइमरी, इन दोनों के बीच का कुछ है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब कि पहले एक पेट्रियार्कल और पेट्रियार्कल कैटल रियरिंग सोसाइटी डेवलप होती है, या फिर पैट्रीलिनियल टॉटमिक सोसाइटी डेवलप होती है। इसको मैं अगर तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो अब ये बोल रहा है कि जहाँ पर भी नोमैडिक सोसाइटीज़ हैं, जो कैटल रेयरिंग सोसाइटीज़ हैं, नोमैड्स वो हुआ करते थे। देखो, हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ तो हुआ करती थी, बट उनके साथ उनके बाद एक नोमैडिक सोसाइटीज़ भी डेवलप हुई। नोमैडिक मतलब चरवाहे, जो गाय भैंसों को चराते थे और उनसे अपना बसरा करते थे, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह बस गाय भैंस या भेड़ बकरी चराते थे, उनको पालते थे, और उन्हीं से या फिर उनका दूध बेच के या फिर उनका फ्लैश बेच के इस तरह से अपना लाइफस्टाइल गुजारते थे, ठीक है। जब नोमैडिक सोसाइटीज़ में ये बोल रहा है कि नोमैडिक सोसाइटीज़ पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ डेवलप हुई। क्यों? क्योंकि जनरली मेल और फीमेल में क्या होता है कि फ़ीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर गिविंग जॉब्स एट होम, कि भाई तुम बच्चों को संभालो। और ये जो नोमैडिक्स, अगर इधर से उधर नोमैडिक लाइफस्टाइल है, ये ज़्यादातर आदमी करते थे, ठीक है, ज़्यादातर क्या आदमी ही करते थे। तो जो कैटल हुई वो आदमी की प्रॉपर्टी हो गई ना। आज के टाइम की प्रॉपर्टी घर बंगला है, उस टाइम की प्रॉपर्टी भेड़ बकरी थी, है कि नहीं। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि वो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ थी, ठीक है। वहाँ पे पैट्रियार्कल कैटल नोमैडिक पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ थी। टॉटमिक सोसाइटीज़ पैट्रीलिनियल थी, क्योंकि टॉटम में जनरली बाप का जो टॉटम होता है उसको फॉलो करना होता है, इसलिए ये बोल रहे हैं लीनिएज वही फॉलो होता है, पापा की लीनिएज फॉलो होती है। और हॉर्टिकल्चरिस्ट सोसाइटी वो होती हैं जिसमें फ्रूट्स या फिर फूल वूल ज़्यादा उगते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे फ्रूट्स या फल सब्ज़ी ज़्यादा उगती है, वहाँ पे औरतों का हाथ ज़्यादा होता है, ठीक है। औरतें ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट सोसाइटीज़ में। तो इसीलिए वहाँ पे ये बोल रहा है कि प्राइमरी कल्चर सर्कल्स में मैट्रीलिनियल हॉर्टिकल्चरिस्ट सोसाइटीज़ हैं, या पैट्रियार्कल नोमैडिक सोसाइटीज़ हैं, या पैट्रीलिनियल टॉटमिक सोसाइटीज़ हैं। अब सेकेंडरी पे आता है तो सेकेंडरी पे ये मैंने लिखा हुआ है। सेकेंडरी पे ये बोलता है कि पैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ हैं या मैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ हैं। मैट्रीलिनियल सोसाइटीज़ भी आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, जहाँ पे मम्मी की लीनिएज चलती है। साउथ में बहुत होता है यहाँ पे, ठीक है, मम्मी का नाम चलता है, मम्मी की लीनिएज चलती है। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो सतकर्णी वॉज गौतमी पुत्र, गौतमी वॉज हिज मदर, ठीक है। तो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट स्मिट।
ग्रापनर श्मिट। ठीक है, अब यही है, आज हमने ये दोनों कवर कर लिए, ब्रिटिश एंड हाँ इतने ही करते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ भी कटती है। हाँ